बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है वो मॉडर्न फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट टॉपिक है। मॉडर्न फिज़िक्स का जो चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स मीन एटम्स के बारे में हम डिस्कस करना है और उसके अंदर जो हमारे फेनोमेना हो रहे हैं उसको हम डिस्कस करना होगा। ये लेक्चर नंबर 17 है। इसमें से जो आज का टॉपिक है दैट इज़ एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ द गैसेस, कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है और उसके हमने कैसे डिस्कस करना है। इसको पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा हाउ नाउ होना चाहिए। इस लेक्चर या इससे पहले वाले किसी लेक्चर में कोई आपको प्रॉब्लम है तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, ये मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। और मुझे जो है ना व्हाट्सअप ग्रुप में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ड्यूरिंग ऑनलाइन लेक्चर के दौरान भी मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि व्हाट इज दिस स्पेक्ट्रा, कि स्पेक्ट्रा किसे कहते हैं। स्पेक्ट्रा बेसिकली ये स्पेक्ट्रम का प्लूरल है, जमा है। इसका जो सिंगुलर है स्पेक्ट्रा का वो है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम होता क्या है, जब हम इसको सिंपल डेफिनेशन हम स्पेक्ट्रम की ये हमने पढ़ी थी कि जब वाइट लाइट को किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं तो वो वाइट लाइट डिफरेंट कलर में कन्वर्ट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। उसमें से तमाम विजिबल 7 कलर नज़र आते हैं और उन कलर को अगर हम ग्राफ कर ड्रा कर दिया जाए, यानी कि वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट उसकी और उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ द लाइट्स का ग्राफ ड्रा करें हम, उस ग्राफ को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और एटॉमिक स्पेक्ट्रम को हमने डिस्कस करना है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो एटम मीन्स कि एटम में से जो रेडिएशन निकलती हैं उन रेडिएशंस, उन कलर्स और उसके साथ उनकी वेवलेंथ और उसकी इंटेंसिटी का जो ग्राफ होगा वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहलाएगा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा और इसके साथ हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के बारे में हम देखेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमें लाइन स्पेक्ट्रा देता है और उसके बाद डिस्क्रिएट वैल्यू होती है एटॉमिक स्पेक्ट्रा की, जबकि हमें मॉलिक्यूलर जो स्पेक्ट्रा होता है वो हमारे पास कंटिन्यूस भी हो सकता है और उसके बाद बैंड स्पेक्ट्रा उसमें से वैल्यूज आती हैं बैंड स्पेक्ट्रम की। तो उसको क्योंकि हमारा वो कंसर्न नहीं है तो मैं कुछ ये आपको बताऊंगा कि आपको बैंड स्पेक्ट्रम के बारे में पता होना चाहिए। तो चलते हैं हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा को डिस्कस करते हैं और उसके रेलिवेंट जो हमारे पास लाइन सीरीज में मिलती है एटॉमिक स्पेक्ट्रा से जो लाइन इमिट्स होती हैं और उनको कैसे बयान किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। तो हम कहने का मतलब यह है कि तमाम ऑब्जेक्ट्स वो रेडिएशन इमिट करते हैं। ये हमें पता है कि तमाम ऑब्जेक्ट जो है ना वो इमिट करती हैं थर्मल रेडिएशंस, जिसमें कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेवलेंथ होती है। उस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेवलेंथ का अगर हम ग्राफ कर दें, ग्राफ हम बना दें तो वो उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और अगर हम लाइन स्पेक्ट्रा की बात करें या एटॉमिक स्पेक्ट्रा की, इन शार्प कंट्रास्ट टू दिस कंटिन्यूअस, तो इट मीन ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा हमारे पास नहीं होता, ये डिस्क्रिएट होता है। कंटिन्यूअस और डिस्क्रिएट का हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्क्रिएट में जो है ना वो आपको एक खास वैल्यूज आती हैं डिस्क्रिएट वैल्यू, जब कंटिन्यूअस में जो लाइनें जो है ना वो मिली होती हैं आपको एक कंप्लीट पैटर्न नज़र आता है, उसमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है तो उसको हम कंटिन्यूअस कहेंगे। तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होता है वो डिस्क्रिएट होता है जिसको हम लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। और ये बनता कब है, जब आप व्हेन ए लो प्रेशर गैस इज सब्जेक्ट टू एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जब आप लो प्रेशर आप कर दिया जाए तो वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अकर व्हेन द गैस इज सब्जेक्टेड टू ए पोटेंशियल डिफरेंस, टू ए पोटेंशियल डिफरेंस दैट क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं ग्रेटर देन द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हर मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, उससे अगर आप ज़्यादा क्रिएट कर देंगे तो वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहलाता है। अब इसी में क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन है एनालिसिस ऑफ दिस स्पेक्ट्रल लाइंस, तो डिस्चार्ज हो जाएगा तो एक लाइंस नज़र आएंगी हमें, वो जो लाइंस होंगी उसका हम एनालिसिस कर दिया जाए और उसको ग्राफ बना लें। इस एनालिसिस को हम कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं बेसिकली दैट इज द टेक्निक इन विच वी हैव टू यूज्ड टू एनालिसिस सम स्पेक्ट्रम्स। स्पेक्ट्रम को देखने का जो मेथड है उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहती हैं, क्योंकि यहाँ पे एटम के अंदर से रेडिएशन इमिट हो रही है तो इसीलिए इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी। जब इमिट होती है तो इमिशन होगी, जब कोई रेडिएशन ऑब्जर्व होती है तो ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो कंट्रास्ट है, जो उसका उलट वर्ल्ड है, वो है
absorption spectroscopy. The light from a gas discharge is examined using a spectrometer. तो बेसिकली आप जो लाइट गैस से डिस्चार्ज होकर निकलती है तो इसको यूज़ करने के लिए एग्जामिन करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर भी यूज़ किया जाता है या स्पेक्ट्रोग्राफ भी यूज़ करते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर और स्पेक्ट्रोग्राफ में फ़र्क क्या है? ग्राफ बेसिकली जब डेटा या इसमें आएगा उसका हम मैन्युअली ग्राफ ड्रा करेंगे तो स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाएगा। अगर हम इस डेटा को स्पेक्ट्रोमीटर में से गुजारते हैं हमारे पास डिजिटल डेटा नज़र आ जाए, ग्राफ नज़र आ जाए तो उसको स्पेक्ट्रोमीटर कहेंगे। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसे मीटर होता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटली उसका जो है ना वो हमें ग्राफ देता है। इट इज फोन टू कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू ब्राइट लाइंस ऑफ कलर एंड जनरली डार्क बैकग्राउंड जो उसका है ना वो डार्क होता है और उसके ऊपर लाइट लाइनें नज़र आती हैं। दिस डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम कंट्रास्ट शार्पली विद द कंटिन्यूअस रेनबो। तो इट मीन्स ये जो डिस्क्रीट लाइंस है ये बेसिकली जो हमारे पास रेनबो बनता है उसमें कंटिन्यूअस कलर होते हैं जिसमें हम डिफ्रेंशिएट इतना नहीं कर सकते, उसका ये उलट है। कंट्रास्ट मीन उसका उलट है। व्हेन ग्लोइंग सॉलिड इन व्यू थ्रू द सेम इंस्ट्रूमेंट, अगर सेम इंस्ट्रूमेंट से देखा जाए। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे फिगर 42.1 ए show the wavelength contained in a given line spectrum are characterized of the element emitted the light। तो वो एक लाइन स्पेक्ट्रा दिखाया गया है, कोई भी एक एलिमेंट है उसका The simplest line spectra is that for atomic hydrogen। जो लाइन स्पेक्ट्रम है आसान ये सिंपल सिंपल वो है एटॉमिक हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन एटम क्योंकि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है पीरियड टेबल के अंदर तो इसका जो स्पेक्ट्रम भी होगा क्योंकि ये सिंपल होगा। सिंपल इस वजह से क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर एक ही है। एटॉमिक नंबर एक होने की वजह से इसका जो स्पेक्ट्रम है वो सिंपल बन जाएगा। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा तो स्पेक्ट्रम भी इसका कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो उसको भी यहाँ पे फिगर 42.1 में दिखाया गया। वो डिस्क्राइब दिस स्पेक्ट्रम इन डिटेल्स। आगे जाके हम इसको डिटेल में देखेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बिकॉज नो टू एलिमेंट्स हैव द सेम लाइन स्पेक्ट्रम। हमें ये भी पता होना चाहिए कि कोई दो एलिमेंट जो है ना वो लाइन स्पेक्ट्रम उसका सेम नहीं हो सकता। हर एलिमेंट का एक अपना लाइन स्पेक्ट्रम होता है वो दूसरे से डिफरेंट होगा। दिस फेनोमेना रिप्रेजेंट ए प्रैक्टिकल एंड सेंसिटिव टेक्निक फॉर आइडेंटिफाइंग द एलिमेंट प्रेजेंट इन अननोन सैंपल। तो ये स्पेक्ट्रम से हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है। तो इट मीन्स अननोन किसी सैंपल के अंदर जो एलिमेंट की कंसंट्रेशन है एलिमेंट की कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए ये स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ होती है। अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी हम कर ली जाए किसी भी एलिमेंट्स की किसी भी सैंपल की तो उसमें से हमें पता चलता है कौन कौन से एलिमेंट उसमें पाए जाते हैं उसके स्पेक्ट्रम को देख के। क्योंकि हर मैंने बताया था कि हर स्पेक्ट्रम हर एलिमेंट का स्पेक्ट्रम जो है ना वो दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट है और ये ऑलरेडी हमें पता होना चाहिए, पता होता है जिससे हम मालूम कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। तो another form of spectroscopy which useful in analyzing substance is absorption spectroscopy। इसको हम एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी ये आमतौर पर यूज़ होती है हैवी मेटल्स की कंसंट्रेशन को देखने के लिए। किसी भी सैंपल के अंदर हैवी मेटल्स कितने हैं कौन से मिकदार में पाए जाते हैं जो मेटल्स हैं उनको, तो उसको हम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ये बेसिकली ये एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उलट ही है। अब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एलिमेंट जो है ना उसमें पाए जाते हैं वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं, एक लाइन नज़र आ जाती है पीछे जो है ना हमारे पास डार्क बैकग्राउंड में ऊपर ही फिर डार्क बैकग्राउंड बैंड होता है। तो आप नेक्स्ट स्लाइड में इसका ग्राफ भी देखें अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का और इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। एन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग व्हाइट लाइट from a continuous source through a gas or a dilute solution of the element being analyzed। कोई भी सोल्यूशन जो डिल्यूट है उसको हम सोल्यूशन बना लेते हैं। कोई भी सैंपल हो हमारा उसका सोल्यूशन बनाने के बाद उसमें से वाइट लाइट गुजारते हैं। जब वाइट लाइट गुजारते हैं तो हमारे पास एक स्पेक्ट्रम नज़र आता है और उस स्पेक्ट्रम पता चलता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ डार्क लाइंस। उसमें से डार्क लाइन नज़र आती हैं सुपर इम्पोज ऑन द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट सोर्स एज शोन इन फिगर 42.1 बी फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन। नेक्स्ट स्लाइड में हम जब इसको देखते हैं कि आपके पास ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये आपका ए है 42.1 ए एंड 42.1 बी, ये ए और बी। अगर हम इसको इस ग्राफ को गौर से देखें इमिशन लाइन स्पेक्ट्रा फॉर हाइड्रोजन मरकरी एंड नियॉन्स। हाइड्रोजन है मरकरी है और नियॉन्स है, इनके एटम को दिखाया गया। ये हाइड्रोजन जो है ना वेरी सिंपल है। इसके जो आपको नज़र आ रही है जैसे
इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम है। ये इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम है और ये आपको एक सिंपल फॉर्म में आ रहा है। मरकरी की देखें लाइन ज़्यादा है तो इसमें आपकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होगी और नियॉन की उससे भी ज़्यादा होगी इसको एक्सप्लेन करने में। और ये जो हाइड्रोजन का जो है ना ये क्या कहलाता है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोप स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वो इमिशन स्पेक्ट्रम है। अब ये लाइनें, ये एक नज़र ये आ रही है, दूसरी ये आ रही है, तीसरी ये आ रही है, चौथी, ये 4 लाइनें आ रही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो ये 4 लाइनें ये वही वाली है जो यहाँ पे क्या एमिशन थी, ये यहाँ पे 1 2 3 ये 4, और यहाँ पे वही अब्जॉर्प्शन है, वही सेम वेवलेंथ पे ये रेडिएशन जो है ना वो इमिट हो रही है। और आप हमें बता सकते हैं इसकी कौन सी लाइट्स हैं, रेडिएशन हैं, ये हम इसको भी नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करेंगे। The absorption spectrum of an element has many practical application। जो इसकी जो एप्लीकेशन है absorption spectrum की या absorption spectroscopy की बहुत सारी हैं जो दिखाएगी। फॉर एग्जांपल continuous spectrum of radiation emitted by sun must pass through the cooler gases of the solar atmosphere, ये भी यूज़ होती हैं। various absorption lines observed in the solar spectrum have been used to identify element in the solar atmosphere। solar atmosphere के अंदर कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं उससे भी हम मालूम कर सकते हैं सोलर स्पेक्ट्रम को यूज़ करते हुए और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लाइंस को देखते हुए। इन अर्ली स्टडी ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंटल यानी साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो फाउंड दैट सम लाइंस दैट did not corresponding to any unknown element, any known element, a new element has been discovered। कुछ कुछ हमें वहाँ पे लाइट्स मिली, कुछ ग्राफ मिले जो कि पहले से नहीं थे, तो इसलिए न्यू एलिमेंट को भी डिस्कवर करने में ये यूज़ हुई। इसमें से हेलोज हीलियम वगैरह भी। हीलियम वाज सब्सिक्वेंटली आइसोलेट फ्रॉम गैस ऑन द अर्थ, इसको हीलियम को भी यूज़ किया गया, देखा गया। और इसके बाद अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज आल्सो बी यूज्ड इन एनालाइज हैवी मेटल कंटेमिनेशन। ये मैंने बताया है फूड चेन वाटर में, सॉइल में, ये फूड आइटम या बिल्डिंग मटेरियल कहीं भी जो है ना आपको हैवी मेटल कंसंट्रेशन भी एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखी जाती है। होता क्या है कि इसके अंदर वाइट लाइट डालते हैं, वाइट लाइट डालने से इसका सोल्यूशन बनाया जाता है, उसमें से जब सोल्यूशन में से पास करते हैं जो एलिमेंट है उसका ग्राफ में मिलता है, जिससे पता चलता है कि ये एलिमेंट उसके अंदर पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ हाई लेवल ऑफ मर्करी इन टोना वाज मेड विद द यूज ऑफ एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। हाई लेवल मर्करी जो है ना टूना के अंदर जो पाया जाता है वो भी इस मेथड से यूज़ हुआ कि देखा गया। द डिस्क्रिएट इमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम ए गैस डिस्चार्ज आर यूज्ड इन नियॉन साइन सच दोज इन द ओपनिंग फोटोग्राफ ऑफ दिस चैप्टर। नियॉन द फर्स्ट गैस यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ साइंस, इस तरह के साइन को यूज़ किया गया है, देखा गया है। एंड गैस आफ्टर विच दीज साइन आर नेम्ड इमिट स्ट्रांगली इन द रेड रीजन, रेड रीजन के अंदर ये पाया जाता है। As a result, gas tube filled with neon gas emit bright red light. Bright red light emit होती है when applied voltage causes a continuous discharge। जब continuous discharge यूज करते हैं। Early sun use different gases to provide different colors। तो different gases यूज होते हैं, कलर भी different होंगे। Although the brightness of these signs was generally very low, उसकी ब्राइटनेस जो है ना वो बहुत कम होती है आमतौर पे। मैनी प्रेजेंट डे नियॉन साइन कंटेन मर्करी वेपन। तो मर्करी वेपन जो है ना वो मिलते हैं विच इमिट स्ट्रांगली इन द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। किसी भी स्पेक्ट्रम में अगर साइन मिल जाती है, हमें पता चल जाता है, उसकी वेवलेंथ नज़र आ जाती है, तो उससे हम उसकी जो है ना आइडेंटिफाई कर देते हैं कि उसमें कौन से नियॉन पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। Inside a present day sun glass tube is coated with material कि खास किस्म मटेरियल से कोट किया जाता है दैट इमेज पार्टिकुलर कलर, तो उसका कलर भी डिफरेंट होता है व्हेन इट इज अब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द मर्करी, जब उसमें से अब्जॉर्ब होती हैं। द कलर ऑफ द लाइट फ्रॉम ए ट्यूब रिजल्ट फ्रॉम ए पार्टिकुलर मटेरियल चूजन ए हाउस होल्ड फ्लोरोसेंट लाइट। जो घर के अंदर फ्लोरोसेंट लाइट जो ऑपरेट होती है ऐसी मेथड से यूज़ की जाती है विद वाइट इमिटिंग मटेरियल कोटिंग द इनसाइड ऑफ द ग्लास ट्यूब के अंदर ही। तो ये तो था अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो उसके बाद साइंसदानों ने फराम 1860-85 के अंदर accumulated great deal of the data atomic emission में से जो डाटा निकलता था यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोप मेजरमेंट वो यूज़ करते हुए उन्होंने सीरीज वेवलेंथ की सीरीज यूज़ की थी। 1885 के अंदर बामर नामी एक साइंटिस्ट था, जॉन जैकब बामर, फाउंड एम्पेरिकल इक्वेशन, जो एम्पेरिकल इक्वेशन दी थी करेक्टली वेवलेंथ ऑफ 4 विजिबल इमिशन।
जो विजिबल इमिशन हुई थी लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम में से, जिसे आप हाइड्रोजन अल्फा कह सकती हैं, वो रेड है, अल्फा हाइड्रोजन बीटा है या बी आप कह सकते हैं, ब्लू ग्रीन है, हाइड्रोजन गैमा है, ब्लू वाइट है, एंड हाइड्रोजन डी है, वो वायलेट फॉर्म में नज़र आएगा। इसी तरह हमारे पास इसकी इक्वेशन को हम यूज़ करते हुए ये इनकी वेवलेंथ भी हमने कैलकुलेट करनी है। इनकी वेवलेंथ वही रेड, ब्लू, ब्लू, वाइट एंड वायलेट में नज़र आएगी। और 40.2 show these and other lines in the ultraviolet in the emission spectrum of hydrogen. The four visible lines at the wavelength this the complete set of line are called the Balmer series. इसको हम बामर सीरीज कहते हैं। और यहाँ पे अगर हम देख लिया जाए, ये आपको नज़र आ रही है, ये वेवलेंथ है, ये 4 विजिबल है, और उसकी जो लिमिटिंग सीरीज है वो लैम्डा है। ये बामर सीरीज है। बामर सीरीज के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ये उसकी बामर सीरीज की जो है ना वो इक्वेशन कहलाती है। मानो लैम्डा इज इक्वल टू आर एच, किसी भी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। आर एच रेड बर्ड्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू दी हुई है 1.07373 और 7 मीटर इनवर्स। ये बामर सीरीज इक्वेशन 1 है। एन यहाँ पे 3 4 5 से शुरू हो रहा है। आप इसकी सीरीज भी बता सकते हैं, लाइन भी बता सकते हैं। और सीरीज लिमिट क्या होती है, जब एन पुट करते हैं इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपको सीरीज लिमिट आ जाएगी। जो कि सीरीज लिमिट आपकी है 364.4 ये यहाँ पे है, और ये दी हुई है अल्ट्रा वायलेट के अंदर ही। और बाकी आप इक्वेशन इसी चीज़ को यूज़ करते हुए नेक्स्ट इक्वेशन आप बता सकते हैं, जैसे कि लेमन सीरीज, जैसे पार्शन सीरीज, जैसे ब्रैकेट सीरीज। और एन की वैल्यू दी हुई है, एन इज इक्वल टू 2 है, तो ये लेमन सीरीज है। ये अल्ट्रा वायलेट है, ये इंफ्रारेड में है, ये भी इंफ्रारेड में आती हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सीरीज आपको ऑलरेडी आती हैं, और इसके रेलिवेंट जो है ना प्रॉब्लम करेंगे। और इसके अलावा इस टॉपिक के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन रह गया तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।